बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मुस्तफ़ा कमाल। सबसे पहले आपको बताते चले कोयटा की जो इस वक्त सूरत हाल है, पिशावर की जो इस वक्त सूरत हाल है, वहां पर अभी भी सरदार अख्तर मेंगल साहब लखपास के मुकाम पर अभी भी अपना धरना दिए बैठे हुए हैं। लेकिन ये जो तमाम तर सूरत हाल है, तकरीबन उनका जो धरना है, जो उनका मार्च था, जो कोयटा की जानिब जाना था, लेकिन उनको वहां पर रोक दिया गया। आपको याद होगा कि हुकूमत बलोचिस्तान में वहां पर खंदकें खोदी गई, सड़कें बंद कर दी गई और अख्तर मेंगल साहब को लखपास के मुकाम पर बैठने पर मजबूर कर दिया गया था। अब की जो सूरत हाल है, तकरीबन आज उनको 15 दिन होने को हैं। वो इतनी सूरत हाल तशवीशनाक हो चुकी है कि वहां पर जो रोजगार है, जो वहां पर जो कारोबारी शख्सियात हैं, उनका अब मेरे ख्याल से अब जब इनका धरना खत्म होगा तो वो अपना धरना दिए बैठ जाएंगे। क्योंकि वहां पर जो अभी मैं आपको बताता चलूं, ये जो लेटेस्ट न्यूज निकल कर आई है, कोयटा के जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, उनके मुताबिक ये बताया जाता है कि तकरीबन 1200 के करीब ट्रक और कंटेनर्स जो पाक ईरान बॉर्डर है वहां पर मौजूद हैं, और इनमें से तकरीबन 847 के करीब जो ट्रक हैं, जो वहां पर जो ट्रक मौजूद हैं पाक ईरान बॉर्डर पर, वो तकरीबन एलपीजी के हैं। वहां पर पेट्रोलियम मसनूआत के वो ट्रक मौजूद हैं, और ये हर दिन तकरीबन एक ट्रक $100 जुर्माना पे करता है उनको वहां पर खड़े रहने का। और यही सूरत हाल पाकिस्तान में भी है। यानी कि पाकिस्तान में जिन जिन गाड़ियों ने, जिन बड़ी गाड़ियों ने नोशकी, चमन और खुशदार से कोयटा की जानिब आना है, वहां पर भी जो ट्रकों की लाइन है वो मौजूद है, और वो तकरीबन फी ट्रक 20,000 रुपया जुर्माना पे करता है। और ये वो तमाम तर चीजें हैं। यानी कि अगर एक तरफ का हम देख लें कि जो ट्रक ईरान, पाक ईरान बॉर्डर पर मौजूद है, 1200 से जायद ट्रक मौजूद है। हम अगर 1200 का भी रेट निकाले, $100, तो ये तकरीबन $1,20,000 बनते हैं। और अगर इनको पाकिस्तानी रुपए में कन्वर्ट किया जाए तो तकरीबन 3,28,80,000 रुपया एक दिन का ये जुर्माना पे कर रहे हैं ईरानी गवर्नमेंट को, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को। और ये पैसा किन का जा रहा है? ये तमाम तर पैसा कारोबारी हजरात का जा रहा है। और क्या आपको लगता है कि जब वो पाकिस्तान में कारोबार करेंगे तो ये जितना पैसा उनका लॉस हो रहा है, क्या वो हलाल तरीके से कमा पाएंगे इन तमाम तर पैसे को? फिर वो मजबूरन उन चीजों पर जाते हैं। यानी कि अगर मिसाल चीनी, ये जो चीनी का मामला हुआ पिछले दिनों, कितना वहां पर अरबों रुपए पैसा बनाया गया। 130 रुपए पर जो चीनी थी उसको एक्सपोर्ट कर दिया गया, और जब वो 170 रुपए गई तो वहां पर फिर कहा जी इसका रेट 160 रुपए, 165 रुपए मुकर्रर कर देते हैं, और हाँ अब हम चीनी को इंपोर्ट भी करते हैं। यानी कि ये वो तमाम तक चीजें हैं कारोबारी हजरात का, जो यहाँ पर जीना ओवर कर दिया गया है, जीने जो मुहाल कर दिया है। एक जिद की अना पर, छोटी सी जिद थी कि हमने महारंग बलोच को रिहा नहीं करना। दूसरी तरफ अख्तर मेंगल साहब है, वो कहते हैं जी जब तक महारंग बलोच नहीं आती मैं भी इधर बैठा हूं, मैं बल्कि कोयटा की जानिब रवाना होने की तैयारी करूंगा। ये वो तमाम तर चीजें हैं। आपको देखना होगा कि रियासत माँ की तरह होती है, आपको चीजें दरगुजर करना पड़ेंगी। मिसाल के तौर पर अब जो अख्तर मेंगल साहब लखपास के मुकाम पर मौजूद हैं, इनका क्या मुतालबा था कि महारंग बलोच को रिहा कर दिया जाए। महारंग बलोच को रिहा क्यों नहीं किया जा रहा? क्योंकि उसको एमपीओ के तहत उठा लिया गया है, रियासत की जानिब से एमपीओ के तहत उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये वो तमाम तर चीजें हैं। यहाँ पर मैं तफसील से बात करना चाह रहा हूँ कि आपसे तफसील से बात करूं कि अक्सर जब बात होती है ये जो बलूचिस्तान की सूरत हाल है, इसकी कशीदगी की अगर बात करते हैं, तो हमें इदारों की जानिब से, हमें हुकूमत की जानिब से, वफाकी हुकूमत की जानिब से ये बताया जाता है कि ये जो बलूचिस्तान की सूरत हाल बिगड़ रही है, इसके पीछे अफगानिस्तान का हाथ है, इसके पीछे भारत का हाथ है। भाई ये तमाम तर चीजें अगर बिगड़ रही हैं तो कहीं ना कहीं इसके पीछे हमारी रियासत का भी हाथ है। अगर आप जो बलूचिस्तान के नौजवान हैं, बलूचिस्तान की जो नई आने वाली नस्ल है, अगर आप उसको मुतमईन नहीं कर पा रहे तो इसके पीछे बलूचिस्तान, इसके पीछे अफगानिस्तान या इंडिया क्या कर पाएगा? आप उनको मुतमईन करें, उनके जो खदशात है दूर करें, लापता अफराद का जो मसला है उसको हल करें। ये जो नई नस्ल है ये खुद आपके साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़ी होने वाली है। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता चलूं कि अभी का जो मामला है, ये जो महारंग बलोच की रिहाई थी, ये मामला शुरू कहां से हुआ? यानी कि आज अगर कारोबारी हजरात 3,28,80,000 रुपया अगर एक दिन का पे कर रहे हैं, ये सिर्फ पाक ईरान बॉर्डर की बात है। दूसरी जानिब तमाम तर कोयटा में शाहराह बंद है, वहां पर खंदकें खोद दी गई हैं हुकूमत की जानिब से। यानी कि अख्तर मेंगल साहब तो लखपास के मुकाम पर मौजूद है, लेकिन उसके आगे आने से पहले ही तमाम तर खंदकें खोद कर कोयटा का रास्ता ही बंद कर दिया गया है, वहां पर कंटेनर्स लगाकर रास्ता बंद कर दिया गया है। और सोने पर सुहागे की बात यह है कि इस पर इंटरनेट की सर्विस भी मुअत्तल कर दी गई है।
वहां पर जो टीसीएस की सर्विसेज थी वो तो मुअत्तल हुई ही, लेकिन उबर का जो काम था वो भी बेड़ा गर्क हो गया। वहां पर जो ऑनलाइन काम था, जो नौजवान रोज बरोज काम करते थे वहां पर, ऑनलाइन जो अपना एक अर्निंग का तरीका था, उनको भी उन्होंने शट डाउन कर दिया, उसको भी जाम कर दिया। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि एक तरफ इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई, उबर हो गया, ये जो बाइकिया हो गई, ये तमाम तर चीजें, ये भी सर्विस वहां पर मुअत्तल है, सर के आगे ही बंद है। बलूचिस्तान का जो कारोबारी हजरात है वो तो यहाँ पर एहतजाज करने वाला ही है, यानी कि अब वो मरे क्या ना करे, वहां पर वो अपना इतना पैसा कहां से रिकवर करेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर बात की जाती है, ये जो तमाम तर सूरत हाल है बलूचिस्तान के, इसके पीछे अफगानिस्तान है, इसके पीछे इंडिया है। तो भाई ये जो महारंग बलोच वाला मामला है, ये मामला शुरू हुआ था, आपको याद होगा, तकरीबन 15 के करीब, अंदाजन 13 या 15 के करीब लाशें कोयटा के कब्रिस्तान से एक खबर निकली थी। कोयटा के कब्रिस्तान पर रातों रात तकरीबन 15 के करीब लाशें दफनाने का एक मामला था, जिस पर महारंग बलोच ने कहा कि भाई ये जो आपने लाशें दफनाई हैं ये हमारे लापता अफराद हैं। हुकूमत ने कहा नहीं नहीं, ये लापता अफराद नहीं है, ये वो शख्स है जो जाफर एक्सप्रेस के हमले में मुलव्वस थे। अब यहाँ पर एक सीधा और सादा सा एक हल था कि वो जो लाशें थी, हुकूमत ये दावा कर रही थी कि ये जाफर एक्सप्रेस में मारे जाने वाले दहशतगर्द हैं, तो उनका मेडिकल करवा देते। महारंग बलोच ने यही मुतालबा किया कि इनका मेडिकल करवाया जाए, हमें ये खदशा है कि ये जो अफराद हैं ये हमारे लापता अफराद हैं। इस पर हुकूमत ने कहा नहीं, ये हम मेडिकल वगैरह नहीं करवा सकते, अलबत्ता ये जो हमने सारा प्रोसेस किया है ये ईदी के जरिए किया है। अब जब बीबीसी न्यूज ईदी के जो वहां पर करता धरता उनके पास पहुंचे, तो उन्होंने कहा नहीं जी, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ये जो कोयटा में ये जो लाशें ये जो दफनाई गई हैं, हमारे थ्रू इसका कोई प्रोसेस नहीं हुआ, अलबत्ता हमें तो इस चीज का इल्म भी नहीं है। अब ये वो तमाम तर चीजें हैं। महारंग बलोच इन्हीं लाशों की बिना बुनियाद पर धरना दिए बैठ गई, उसको 3 MPO के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार भी ऐसे किया गया कि औरत का जो चादर चार दीवारी का जो तकद्दुस पामाल किया गया, उसके ऊपर बलूचिस्तान में और ज्यादा तशवीश की सूरत हाल बन गई। अब इसके चलते हुआ क्या कि समीदीन बलोच एहतजाज में उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया, उसको भी 3 MPO के तहत उठा लिया गया। उसके बाद बीबो बलोच को उठा लिया गया, और बीबो बलोच के जो वालिद साहब हैं उनको भी गुज़िश्ता दिनों वहां से उठा लिया गया। अब जब अख्तर मिंगल साहब ने कहा जी मैं अब एहतजाज करने वाला हूं, समीदीन बलोच को रिहा कर दिया गया। अब इस पर मामला ये आता है कि समीदीन बलोच ने परसों एक ट्वीट किया है, वहां पर उसने दावा किया कि मेरे गांव से तकरीबन 11 के करीब अफराद को उठा लिया गया और उनको कत्ल कर दिया गया। अब ये वो बलूचिस्तान की सूरत हाल है, इसमें अफगानिस्तान और भारत कहां से आ गया भाई? ये आपकी अपनी जो नाकस पॉलिसीज है उसके थ्रू ये तुम्हारा मामला यहां तक पहुंचा है कि वहां पर जो कारोबारी हजरात है वो बैठ गए, उनका पहिया जाम जो हो चुका है वहां पर। अब वो आने वाले दिनों में क्या यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे? यानी कि तमाम तर चीजें आपके सामने, दहशतगर्दी की सूरत हाल पाकिस्तान की आपके सामने है, वफाकी हुकूमत आपके सामने है। पाकिस्तान दुनिया के जो वर्स्ट जो पासपोर्ट्स की लिस्ट है उनमें 5वें नंबर पर आ चुका है। औरतों के हकूक में पाकिस्तान निचली सतह पर मौजूद है। यहाँ पर जो एक वो सर्वे करवाया जा रहा था मौसमियाती तब्दीली, उसमें पाकिस्तान सबसे ज्यादा इफेक्ट हो रहा है। अब यहाँ पर हमें ये जो चीजें हैं इनको एक छोटा सा एक मुतालबा था, उनका मेडिकल करवा देते, ये मामला वहीं पर खत्म हो जाना था, लेकिन नहीं, वो मामला वहां से शुरू हुआ। 15 दिन अख्तर मिंगल साहब लखपास पर मौजूद हैं, पाक ईरान बॉर्डर पर जो गाड़ियां मौजूद हैं वो वहां पर जैम हो चुकी हैं, और तमाम तर जो कारोबारी हजरात हैं वो अपना सर पकड़ कर बैठ गए हैं। दूसरी बात मैं आपको बताता चलूं, दूसरी बात यह है कि अमेरिका ने एक साबिक पाकिस्तानी फौजी को भारत के हवाले कर दिया है। इसमें कितनी सच्चाई है, कि ये क्या तफसीलात है, ये मैं आपको जरा पढ़कर सुना देता हूं। ये जो पाकिस्तानी फौजी थे, इनका ये साबिक पाकिस्तानी डॉक्टर भी थे फौज के अंदर, यानी कि डॉक्टर भी थे और फौजी भी थे। इन्होंने तकरीबन 1997 में रिटायर्ड होकर कनाडा रवाना हो गए, और कनाडा जाकर इन्होंने तकरीबन अमेरिका और कनाडा में अपना कारोबार शुरू किया। अब ये पाकिस्तान के फौज से ही थे, लेकिन रिटायर्ड होने के बाद रिटायरमेंट इन्होंने हासिल की या ये रिटायर्ड हो गए, क्या मामला था? अलबत्ता ये रिटायर्ड होने के बाद कनाडा रवाना हो चुके थे। कनाडा जाने के बाद इन्होंने वहां अपना कारोबार बहाल किया, वहां पर अमेरिका, दोनों ममालिक साथ साथ या वहां पर आना जाना लगा रहता था। अब मामला ये आता है, इनके एक दोस्त थे जो कि तकरीबन मुबैना तौर पर जो ये जो बम्बई हमले हुए थे उनमें वो मुलविस पाए गए थे, वो भी कनाडा में ही मौजूद रहते थे। इनके दोस्त थे कनाडा अमेरिका, उनका भी आना जाना लगा रहता था। अब ये पाकिस्तान के साबिक फौजी थे, इसकी बुनियाद पर कि ये जो इनका दोस्त था ये बम्बई हमलों में मुलविस था, उसको तो उन्होंने पकड़ लिया, उसको कैबरे किरदार तक पहुंचाना ही था। लेकिन इस बुनियाद पर कि हो सकता है कि ये जो पाकिस्तानी फौजी है इसने इसकी मुआवनत की हो
اور اس نے اس کو सहूलत کاری فراہم کی ہو. اسی بنیاد پر اس کو تقریباً 2009 میں اکتوبر 2009 میں گرفتار کر لیا گیا تھا. گرفتاری کے بعد اس کو بھارت نے یہ مطالبہ کیا کہ اس شخص کو ہمارے حوالے کیا جائے. یہ جو پاکستان کا سابق ڈاکٹر بھی ہے اور فوجی بھی ہے، اس کو بھارت کہتا تھا امریکہ کو کہ اس کو ہمارے حوالے کیا جائے. البتہ یہ جو ڈاکٹر صاحب تھے، یہ جو سابق فوجی صاحب تھے، انہوں نے تقریباً امریکہ کی جو عدالتی نظام ہے وہاں پر اپنی اپیل دائر کی کہ مجھے ان کے حوالے نہ کریں، میں آپ کو اپنے ثبوت دیتا ہوں کہ میں اس کے ساتھ کوئی ملوث نہیں ہوں. البتہ آہستہ آہستہ کر یہ معاملہ سپریم کورٹ تک گیا اور اس کی جو درخواست ہے اس کو خارج کر دی گئی. ابھی گزشتہ مہینے جو مودی صاحب ٹرمپ صاحب سے ملے ہیں، اس پر یہ جو ڈاکٹر صاحب تھے، اچھا اس کا نام ہے طیور حسین رانا صاحب. طیور حسین رانا صاحب ان کا یہ نام ہے، یہ میں آپ کو بتانا بول گیا. ان کی جو حوالگی تھی اس کے متعلق مودی صاحب نے ٹرمپ صاحب سے درخواست کی کہ بھائی اب تو ان کو ہمارے حوالے کر دو. البتہ ٹرمپ نے یہ جو کوششیں تھی اس کی بحال کیا اور آج تقریباً بتایا یہ جا رہا ہے کہ تقریباً 8 اپریل 2025 کو اس کو بھارت کے حوالے کر دیا گیا. 17 گھنٹے کے سفر کے بعد اس کو بھارت بھیج دیا گیا. بھارت میں آنے کے بعد اس کو عدالت میں پیش کر دیا گیا. اب یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں. یہ ساری ڈیٹیل بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ایسا شخص جو پاکستان کا سابق فوجی بھی رہ چکا ہے، البتہ اس کو اس الزام پر کہ اس نے بمبئی حملوں میں ملوث ہونے کا اس کا خدشہ ہے، اس کو تقریباً امریکہ نے بھارت کے حوالے کر دیا. یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں ہماری جو وفاقی حکومت ہے ان کی پالیسیز میں آپ کو بتاتا چلوں. ابھی 2 مہینے ہی گزرے ہیں اس معاملے کو کہ پاکستان نے شریف اللہ نامی ایک شخص، ایک دہشت گرد پاکستان سے پکڑ کر امریکہ کو دیا تھا کہ وہ جو کابل میں حملہ ہوا تھا اس میں یہ شخص ملوث پایا گیا تھا. ایک طرف پاکستان امریکہ کی مدد کرتا ہے، اس کا دہشت گرد جس نے امریکہ کے فوجیوں کو مارا تھا اس کو پکڑ کر امریکہ کے حوالے کرتا ہے، اور دوسری طرف امریکہ کیا کرتا ہے، پاکستان کا سابق رہائشی سابق فوجی ڈاکٹر بھی ہے اس کو پکڑ کر بھارت کے حوالے کر دیتا ہے. یعنی کہ یہ ہماری پالیسیز ہے. اب اس کے چلتے ہوگا کیا، مار پیٹ کر جیسے بھی اس سے کچھ نہ کچھ منوا لیا جائے گا، کوئی نہ کوئی رابطہ تو بحال کر دیا جائے گا جیسے بھی ہو، کیونکہ ایک تو وہ سابق پاکستان کا فوجی رہ چکا ہے، دوسرا اس کے جو دوست تھا وہ بمبئی حملوں میں ملوث پایا گیا تھا. یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں. ہماری جو وفاقی حکومت ہے ان کو ان تمام تر چیزوں پر امریکہ سے سوال کرنا چاہیے کہ بھائی آپ یہ تمام تر کارروائی کر رہے ہو، اس سے ہوگا کیا، پاکستان کا جو امیج ہے انٹرنیشنلی اس کو کافی زیادہ خطرہ لاحق ہوگا. اور یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ آنے والے دنوں میں کبھی نہ کبھی پاکستان کو کسی نہ کسی صورت میں اس کی قیمت ادا کرنا پڑتی ہے. یعنی کہ پاکستان سے باہر اگر کہیں پر کوئی بھی حملہ ہو جاتا ہے تو اس میں اگر کوئی بھی کہیں سے بھی تانا بانا پاکستان سے ملتا ہے تو اس پر کافی زیادہ تشویش کا اظہار کیا جائے گا. یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں. دوسری پنجاب حکومت کی بھی ایک بہت اچھی خبر آئی تھی، وہ میں آپ کو بتانا چاہتا تھا لیکن ٹائم کافی زیادہ ہو چکا ہے. اگلے ویلاگ میں آپ کو بتاؤں گا. اپنے میزبان مصطفیٰ کمال کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.